दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो और मैं हूं अनंत भट्ट। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें बताते हैं, वो भी सीधी, सरल और सपाट भाषा में। यानी कोई उतार नहीं, कोई चढ़ाव नहीं, सीधी खबर सामान्य शब्दों में। यानी कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, ओनली फैक्ट। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, उस झगड़े की ज्यादातर खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो असल में हो क्या रहा है, इस पर विपक्ष भी लगातार सरकार से बयान की मांग कर रहा था और लोकसभा में देश के रक्षा मंत्री ने लद्दाख वाले झगड़े पर बयान दिया। क्या क्या कहा वो दिखाएंगे आपको। इसके अलावा बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर संसद में क्या झगड़ा हुआ वो भी आपको बताएंगे। पंजाब का पूर्व डीजीपी किस तरह से मोस्ट वांटेड बन गया है, इस बारे में भी जानकारी होगी। और दिल्ली दंगा केस में अब क्या खुलासा हुआ है वो भी तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज की तस्वीर से। ये 21 साल का तोंगले सिंघकम है। 19 मार्च 2020 को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती अपर सुबनसिरी जिले से लापता हो गया था। इंडिया टुडे से खास बातचीत में तोंगले ने बताया कि चीन की सेना पीएलए ने उसे अगवा कर लिया था और कई दिन तक टॉर्चर किया। तोंगले ने बताया कि वो जंगल में शिकार पर गया था जब उसे बड़ी संख्या में चीन के सैनिक उठाकर ले गए। उसने कहा कि उसका चेहरा ढक दिया गया और बंधक बनाकर लगातार पीटा गया। 15 दिनों तक अंधेरे कमरे में एक ही कुर्सी पर बैठा कर रखा गया और सोने तक नहीं दिया गया। इतना खौफनाक चेहरा चीनी आर्मी का उसे देखने को मिला। उस पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। उसका कहना है कि बॉर्डर पर अक्सर चीन की सेना स्थानीय लोगों को परेशान करती है। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद तोंगले को 7 अप्रैल 2020 को छोड़ा गया था। लेकिन यह बात हम आज क्यों कर रहे हैं, यह सवाल जाहिर सी बात है आपके जहन में आया होगा। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। 4 सितंबर को अरुणाचल के इसी अपर सुबनसिरी जिले में शिकार पर गए 7 में से 5 युवक लापता हो गए। 8 सितंबर को चीन की सेना ने माना था कि ये लोग उनके इलाके में हैं। कहा गया कि वो गलती से एलएसी क्रॉस कर गए, लेकिन दावे ये भी हुए कि चीन की सेना ने कथित तौर पर इनका अपहरण कर लिया। हालांकि 12 सितंबर को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इन 5 युवकों की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि चीन की सेना ने इन्हें भारतीय सेना के हवाले कर दिया। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच नॉर्थ ईस्ट से इस लड़के की आपबीती चीन की कारगुजारियों की एक और झलक देती है, जिस पर हमारा ध्यान कम जाता है। और अब चलते हैं सुर्खियों पर। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। 83,809 नए मामले सामने आए और 1,054 लोगों की मौत हुई। कुल केस लगभग 50 लाख हो गए हैं। सटीक आंकड़ा बताएं तो यह है 49,30,237 केस। एक्टिव मामलों की संख्या जान लीजिए। एक्टिव मामले हैं 9,90,061। कुल मौतें कितनी हुई हैं, यह आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको बता देते हैं। कुल मौतें हुई हैं 80,776। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। यहां उद्धव ठाकरे से जुड़ा एक कार्टून शेयर करने पर एक रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा को कथित तौर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पीटा था। आज मदन शर्मा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जब मुझे पीटा गया तो आरोप लगे कि मैं बीजेपी आरएसएस से हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं बीजेपी आरएसएस के साथ हूं। वहीं मामले में आज 6 आरोपियों को मुंबई की बोरीवली कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन्हें शुक्रवार 11 सितंबर की घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन जमानत मिल गई। 14 सितंबर की रात फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट के सामने पेश किया गया।
तीसरी सुर्खी में बात पंजाब के एक चर्चित मामले की। फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मोहाली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद 7 सितंबर को सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस की कई टीम उसकी खोजबीन कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैनी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और किस मामले में पंजाब राज्य के पूर्व पुलिस मुखिया को मोस्ट वांटेड मानकर गिरफ्तार करने की बात चल रही है। 29 साल पुराने एक केस में साल 1991 में एक आईएएस अधिकारी के बेटे और जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के कथित अपहरण और हत्या मामले में सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं। पंजाब में उग्रवाद के दौर में चर्चित रहे सुमेध सिंह सैनी पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें वो तो बच गए थे, लेकिन 3 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। आरोप यह है कि आतंकियों की खबर होने के आरोप में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी का अपहरण और हत्या की गई थी। अगली सुर्खी, दिल्ली दंगों में कथित तौर पर फेसबुक के रोल को लेकर आज फेसबुक के प्रतिनिधि दिल्ली विधानसभा में पीस एंड हार्मनी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, जिसे कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा ने अवमानना बताया। फेसबुक की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया कि वो पहले ही एक संसदीय पैनल के सामने पेश हो चुके हैं और मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसे लेकर नाराज दिल्ली सरकार के पैनल ने सोशल नेटवर्किंग साइट को आखिरी चेतावनी दी। आखिरी सुर्खी की बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए नमामि गंगे और AMRUT योजना से जुड़े 541 करोड़ रुपए के 7 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इनमें 4 प्रोजेक्ट पानी की सप्लाई, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट विकास से जुड़ा है। उन्होंने बेउर और करमालीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। मुजफ्फरपुर में 11 करोड़ की लागत वाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत बिहार से कर चुके हैं। और अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक में लद्दाख वाला झगड़ा सुलझाने पर सहमति बनी। एक साझा बयान जारी किया गया था, जिसमें सुलह के 5 बिंदु तय हुए थे, लेकिन 5 दिन बाद भी 5 बिंदुओं में से एक पर भी काम होता नहीं दिखता। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे 10 सितंबर से पहले थे। अब भी दोनों सेनाओं में उतना ही तनाव है। दोनों सेनाएं 1 इंच भी पीछे नहीं हटी हैं। यानी कुल मिलाकर विदेश मंत्रियों की बातचीत का अब तक कोई असर नहीं हुआ है। तो लद्दाख में हो क्या रहा है, कितना झगड़ा है और झगड़ा सुलझ क्यों नहीं रहा, इसके बारे में सरकार ही बेहतर बता सकती है। और कल संसद का सत्र शुरू होने के बाद से कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां बहस की मांग कर रही थीं। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस झगड़े पर बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन के बीच LAC के परसेप्शन पर झगड़ा है, इसलिए विवाद पहले से चला आ रहा है। और मौजूदा झगड़े पर रक्षा मंत्री ने क्या कहा, ये जरा सुनिए। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन चीन को भी भारी क्षति पहुंचाकर जवाब दिया गया। सुनिए। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय।
राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि देश की संप्रभुता के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने बयान में राजनाथ सरहद पर तैनात जवानों की भी कई बार उन्होंने तारीफ की। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। क्योंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई सांसदों ने हंगामा किया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियमों के मुताबिक मंत्री के बयान पर सवाल जवाब नहीं हो सकते। भारत और चीन के मौजूदा झगड़े पर संसद में यह सरकार का पहला बयान है। आपको झगड़े की क्रोनोलॉजी भी बता देते हैं। मई के महीने में जब देश में लॉकडाउन लगा था और पूरी दुनिया में सिर्फ कोरोना से निपटने की ही बात हो रही थी, तब चीन ने दबे पांव लद्दाख में अपनी चाल चल डाली। 5 मई को लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इसकी खबर भी एक हफ्ते बाद आई थी। 9 मई को सिक्किम में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, लेकिन ये मामला सुलझा लिया गया था। हालांकि लद्दाख वाले मामले की भी शुरू में छोटी सी ही खबर आई थी, लेकिन फिर मामला बढ़ता चला गया। पेंगोंग झील के अलावा भी चीनी सेना ने कई और जगह भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। गलवान घाटी और गोगरा पोस्ट में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच फेस ऑफ शुरू हो गया। इस दौरान कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते रहे। चीन के भारत की जमीन दबाने के आरोप भी लगाए गए। दोनों सेनाओं में 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर आई 15 जून की तारीख, जब दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन के कितने जवान मारे गए, इसकी जानकारी चीन ने आज तक सार्वजनिक नहीं की है। 15 जून वाली घटना के 5 दिन बाद प्रधानमंत्री का बयान आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ना तो हमारी जमीन पर कोई घुसा है, ना ही किसी ने कब्जा किया है। इस बयान को लेकर भी विपक्ष ने खूब बवाल किया। फिर जुलाई के महीने में भारत और चीन में तनाव थोड़ा कम हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की। तनाव कम करने पर सहमति बनाई गई। गलवान घाटी में दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ, लेकिन पेंगोंग झील को लेकर बात बिगड़ गई। ये झगड़ा चलता रहा और फिर 30-31 अगस्त को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के पास भी झगड़ा एक बार फिर से बढ़ गया, क्योंकि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। यहां भारत ने कुछ चोटियों पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, ऐसी खबरें आई। इस दौरान भारत चीन के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की मॉस्को में बैठकें हुई। विदेश मंत्री की बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी, लेकिन जमीन पर हुआ कुछ नहीं। तनाव कम करने के भरोसे के बीच की चालबाजी की एक और खबर आई, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि चीन ये झगड़ा सुलझाने के बजाय हमेशा के लिए इलाके में पक्का जमावड़ा रखना चाहता है। जो खबर आई है उसके मुताबिक चीन पेंगोंग झील के दक्षिण में फाइबर ऑप्टिकल की केबल बिछा रहा है। ये केबल चीनी सेना की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाई जा रही है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने कई भारतीय अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यह खबर दी है। कुछ दिन पहले पेंगोंग झील के उत्तर में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई गई थी। ये जानकारी भी सामने आई। बताया जा रहा है कि पेंगोंग झील में तैनात जवानों के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए अपने आर्मी बेस तक चीन केबल बिछा रहा है। अभी दोनों देशों की सेनाएं रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये इंटरसेप्ट हो सकता है, सिक्योर नहीं माना जाता। इसलिए चीन ने फाइबर ऑप्टिकल बिछाए हैं। हालांकि भारत अभी रेडियो कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करता है। सवाल यह है कि चीन की इस नई कवायद से क्या संकेत मिलते हैं। यही कि चीन पक्के तौर पर अभी पेंगोंग झील के पास डटे रहने की तैयारी कर रहा है। हालांकि भारत भी इस तरह की तैयारी में पीछे नहीं है। अगले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। इस बातचीत से सुलह की कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड और ड्रग्स पर खूब बात हो रही है। इतनी ज्यादा कि लोग बॉलीवुड में नार्कोस वाले पाब्लो एस्कोबार की तरह ड्रग कार्टेल होने तक की बात करने लगे हैं। और अब संसद का सत्र चल रहा है, तो बॉलीवुड का ये झगड़ा संसद में भी चल रहा है। सोमवार को बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने बॉलीवुड को ड्रग्स से बचाने की बात उठाई थी।
आज राज्यसभा में अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन इसी मुद्दे पर बयान उन्होंने दिया, जिसके बाद झगड़ा हो गया और ये झगड़ा बढ़ भी गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। इसके अलावा बीजेपी सांसद रवि किशन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि मनोरंजन उद्योग हर दिन 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष तौर पर 50 लाख लोगों का पेट भरता है। इस दौर में जब देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया और सरकार द्वारा हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जया बच्चन इस बात पर भी गुस्सा थी कि फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने बॉलीवुड को गटर कहा। सुनिए उनकी पूरी बात। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. इससे पहले 14 सितंबर को लोकसभा में रवि किशन ने कहा, पड़ोसी देशों से भी ड्रग्स की तस्करी होती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोग पकड़े गए हैं। सुनिए क्या कहा। देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं। रवि किशन पर जया बच्चन के बयान के बाद मीडिया का माइक रवि किशन के आगे पहुंचा। थाली में छेद वाली बात पर उन्होंने कहा, मेरी कोई थाली नहीं है, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है। सुनिए उनकी बात। एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है, तो अगर हम ये आवाज उठा रहे हैं तो मैं चाहता था कि मेरे सीनियर्स, उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं गंदगी, और उस सफाई कितनी हो रही है पूरा विश्व देख रहा है, तो ये ड्रग्स की भी सफाई होगी। बयानबाजी बढ़ी तो स्वाभाविक है प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। फिल्म इंडस्ट्री से कई हस्तियों ने जया बच्चन का समर्थन किया। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने जया का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूं, जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। अभिनेत्री सोनम कपूर ने ट्वीट किया, मैं बड़ी होकर उनके जैसा बनना चाहती हूं। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा कि एक महिला ने इंडस्ट्री के लिए बोला। लेकिन ड्रग्स मामले में सबसे ज्यादा बोलने वाली और इन दिनों सुर्खियां बटोर रही कंगना रनौत ने जया बच्चन को घेर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, जया जी तब आप क्या कहती अगर आपकी बेटी श्वेता को भी टीनेज में मेरी तरह ड्रग्स दिया जाता, पीटा जाता और शोषण किया जाता। बयानबाजी में नेता भी आपस में बटे नजर आए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत भी उतर आए। उन्होंने जया बच्चन का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बुरा बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि यहां ड्रग रैकेट है, क्या ये राजनीति और दूसरे सेक्टर में नहीं है। जया बच्चन ने यही कहा है कि कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री की छवि खराब हो रही है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री बचाने को लेकर रवि किशन जी की टिप्पणी सही है। ये सारा मामला सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, तो उसका भी एक अपडेट अब आपको दे देते हैं। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 2 और कथित ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम क्रिस कोस्टा और सूर्यदीप हैं। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इन्हें 17 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका मुंबई सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी। आज के शो में बस इतना ही। आज कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्मदिन है। इस मौके पर आपके लिए उनकी कविता जो रह जाता है। सब कुछ कर लेने के बाद कुछ ऐसा है जो रह जाता है, तुम उसको मत वाणी देना।
वो छाया है मेरे पावन विश्वासों की, वह पूंजी है मेरे गूंगे अभ्यासों की, वह सारी रचना का क्रम है, वह जीवन का संचित भ्रम है। बस उतना ही हूं मैं, बस उतना ही है मेरा आश्रय, तुम उसको मत वाणी देना। वह पीड़ा है जो हमको तुमको सबको अपनाती है, सच्चाई है अनजानों का भी हाथ पकड़ चलना सिखलाती है। वह यति है हर गति को नया जन्म देती है, आस्था है रेती में भी नौका खेती है। वह टूटे मन का सामर्थ्य है, वह भटकी आत्मा का अर्थ है, तुम उसको मत वाणी देना। वह मुझसे या मेरे युग से भी ऊपर है, वो भावी मानव की थाती है, भू पर है, बर्बरता में भी देवत्व की कड़ी है वह, इसलिए ध्वंस और नाश से बड़ी है वह। अंतराल है वह, सूर्य उगा लेती है, नए लोक नई सृष्टि नए स्वप्न देती है। वह मेरी कृति है पर मैं उसकी आकृति हूं, तुम उसको मत वाणी देना। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।